गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कंपटीशन के बारे में, 10th 12th के बारे में भी। अब अपन कंपटीशन की क्लास के बारे में बात करते थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ लिया होगा कि अपन को क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सारी बातें कर ली। स्पेशली कंपटीशन के अंदर अपन बिल्कुल एकदम जीरो से लेके पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे, जिसमें आर्ट्स का, कॉमर्स का, चाहे बायो का कोई भी स्टूडेंट हो आराम से उसको समझ सकता है। जिसके लिए हमने 7 टॉपिक बांटे हैं। उन 7 ही टॉपिक में से पहला टॉपिक हम बिल्कुल वापस बिगिनिंग करते हुए वापस पढ़ रहे हैं। जो हमारा टॉपिक था पहला, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की बात करते हैं अपन। नंबर सिस्टम, देखो नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे संख्याएं शुरू होती है तो संख्याओं के अंदर पहला हम नंबर पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। जैसे अनेक ऑथर्स कहते हैं जो प्रकृति से प्राप्त हुई वो प्राकृत संख्या। अब नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स मतलब बिगिनिंग 1 से n से रिप्रेजेंट करेंगे। इस मंजिला कोष्ठक में लिखेंगे 1 2 3 और यहाँ आपको मैंने बताया भी था कि 3 ही डैश लगाने हैं। इस बात को भी ध्यान में रखें कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। और 0 इंक्लूड नहीं होगा तो 10 नहीं बनेगा, 20 नहीं बनेगा। अब प्राकृत के बाद में अगली हमने बात की थी पहले ही क्लास में, पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो इनको अपन कहते हैं होल नंबर्स। देखो पूर्ण और संपूर्ण अलग होता है। हम एक आगे और संख्या की बात करेंगे, संपूर्ण संख्या, वो अलग होती है। पूर्ण को कभी संपूर्ण नहीं कहा जाएगा, ठीक है, टोटल नंबर नहीं कहा जाएगा, इसको होल नंबर कहा जाएगा। रिप्रेजेंट होगा ये W से। नंबर आएंगे 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा, कंटिन्यू। ये कहलाई पूर्ण संख्या कि प्राकृत जो n से शुरू हो, पूर्ण संख्या जो W से शुरू हो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटा पूर्ण संख्या अपना पूर्णांक कौन सा हो गया, 0 हो गया। अब 0 आते हैं यहाँ 10 20 30 सारे आ जाएंगे। इसके बाद में आपने दोनों नंबर में देखे कि कहीं पर भी नेगेटिव नंबर नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है। तो तीसरा जो हमने यहाँ नंबर की बात की वो नंबर था पूर्णांक। देखो पूर्णांक संख्याओं की बात करें जिसको हम कहते हैं इंटीजर नंबर्स, यह जर्मन भाषा का एक शब्द है जहलिन, जिसका अर्थ होता है इकट्ठा करना। इसलिए इसको I से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और अपने Z से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। अब ये होगी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आ गए, पूर्णांक संख्या हो गई। रिप्रेजेंट I से भी होता है और Z से, और Z का रीजन है कि जहलिन, जिसका अर्थ होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा का मतलब पहले हमारे पास पॉजिटिव थे, अब हमने उस पर माइनस का साइन लगा के नेगेटिव भी मतलब इंक्लूड कर लिया। अब इन 3 नंबर के बाद में पूर्णांक में क्या होता है, 2 संख्या होती है। 2 संख्या कैसे, देखो सबसे पहले होता है धन पूर्णांक। देखो धन पूर्णांक संख्याओं की बात करें पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले तो इसके ऊपर जो आएगा, जैसे Z से रिप्रेजेंट किया तो Z के ऊपर प्लस, ये पॉजिटिव को दर्शाने का तरीका है। यहाँ पॉजिटिव वाले आएंगे। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि आपने यहाँ देखा पॉजिटिव वाले, 0 पॉजिटिव नहीं है और ना ही नेगेटिव है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से स्टार्ट की बात करें तो 1 2
3 चलता रहेगा। बना। अब ये है और प्राकृत संख्या दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। प्राकृत में 10, 20, 30 वाले शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। अलग अलग जने अलग अलग कहते हैं, पर बात को ध्यान में रखें। इसलिए 11th 12th की बुकों में अधिकांशतः धन पूर्णांक लिखा जाता है पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर सारे वैल्यू होती है। अब धन के बाद में एक पूर्णांक आता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक मतलब जो नेगेटिव के हो। अब नेगेटिव की बात करें तो इसके ऊपर साइन होगा, जेड के ऊपर माइनस। अब नेगेटिव वाला देखिए अपन, तो देखो पिछले पन्ने पे कि माइनस वाले वो देखो उधर जा रहे हैं, तो उधर जा रहे हैं तो डैश 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 -3 -2 -1 खत्म। आप देख रहे हो सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 है, मगर सबसे बड़ा धन पूर्णांक हम कह नहीं सकते, मतलब निर्धारण नहीं कर सकते। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, मगर सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, जिसका अपन निर्धारण आराम से कर सकते हैं। अब ये देखिए आपने इन दोनों ही चीजों के बारे में पढ़ा, मगर जब इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो वापस पूर्णांक संख्याएं नहीं बनती है, क्योंकि 0 पीछे रह जाता है। 0 जो पीछे रह जाता है, ये 0 क्या कहलाता है? तो मैंने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि 0, 1, उदासीन कहने का मतलब ना धन ना ऋण। पूर्णांक है कि 0, 1 उदासीन पूर्णांक है, ना प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। अब यहां से अपन ने देखो दो बातें पढ़ी कि भाई एक धन को पढ़ा एक ऋण को पढ़ा। इसी के साथ अपन को कुछ 11th 12th का भी टच करके पढ़ना पड़ेगा कंपटीशन के हिसाब से। अब 11th 12th का टच कैसे देखो कि जैसे हमारे पास एक साइन है ये वाला, जिसको अपन कहते हैं संबंधित। यह अपन अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है बिलोंग्स टू। पढ़ा भी था आपने एक क्लास में अपनी। जैसे आज मान लो कोई भी बात करें कि जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो किसके लिए पढ़ रहे हो? मैथमेटिक्स के लिए पढ़ रहे हो, तो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू मी फॉर मैथ्स। सीधी सी बात है कि सभी विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं गणित के लिए। तो ऐसे कैसे अपन यहाँ पे बात करें कि कोई भी एक नंबर लिख दूं कि जैसे मान लो मैंने 2 लिखा और ये साइन लगाया और आगे मैंने Z+ लिख दिया और यही 2 लिखा और मैंने ये किया और Z- किया। आप मुझे बताओ कि 2 एक धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है? तो आप देख रहे हो कि 2 धन में है, ऋण में तो नहीं है, तो जहां नहीं है वहां ऐसा क्रॉस लगेगा। ये बात ध्यान रखना। जैसे बराबर होता है बराबर नहीं लगाते हैं, ऐसे कैसे ये बिलोंग्स टू का चिन्ह होता है। अब बिलोंग्स टू के बाद में एक अपना साइन और होता है जिसके बारे में आप जानकारी लीजिएगा, ये वाला। इसको अपन बोलते हैं यूनियन। इसको बोला जाता है यूनियन। अब ये जो यूनियन का चिन्ह होता है ये काम क्या आता है? देखो इधर देखो कि यूनियन को जो हमने चिन्ह लिया है काम में, जैसे आपको कोई चीजों को ऐड करना हो, ऐड करने का मतलब है कि एक साथ लिखना हुआ है। जैसे ये मान लो इस मंजिले कोष्टक में पड़ा है। आज जैसे मान लो Z और Z के अंदर एक तो Z+ है और एक Z- है। इन दोनों का ही अगर मैं यूनियन बनाऊं, यूनियन मतलब इकट्ठा करूं, इकट्ठा करने का मतलब है एक साथ लिखना। एक साथ लिखा जाएगा तो डैश 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 -3 -2 -1 1 2 3 डैश डैश ऐसे चलता रहेगा। ये चलता रहेगा। ये यूनियन हो गया। यूनियन मतलब इकट्ठा करना, ठीक है भाई। जैसे मान लो एक तरफ किसी कक्षा के विद्यार्थी है, कक्षा 12 के, एक तरफ लड़कियां खड़ी है एक तरफ लड़के खड़े हैं,
ठीक है। जब उनका यूनियन किया जाए मतलब संग किया जाए तो एक साथ कहेंगे तब वो कक्षा कहलाएगी कि लड़के और लड़कियों का संग क्या होगा कि पूरी कक्षा हो जाएगी। तो यहाँ इस यूनियन का जो मीनिंग है वो है सम्मिलन। सम्मिलन मतलब इकट्ठा करना, एक साथ सारों को, इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। तो ये चिन्ह आ गया यूनियन का, ठीक है, कि दोनों को एक साथ इकट्ठा करते हैं तो वो काम किसका करता है, यूनियन का। आपने देखा z प्लस और z माइनस का जब एक साथ लिखा गया तो पूरी की पूरी आपके पास z संख्या नहीं आई। क्यों नहीं आई कि बीच में जीरो नहीं आया, क्योंकि जीरो तो शामिल ही नहीं होगा। आज इसको और इसको इकट्ठा लिखोगे तो सारी संख्या आ गई, पर जीरो नहीं आया। तो आपने ये देखा कि जब z प्लस और z माइनस इन दोनों का आपने यूनियन निकाला तो ये z के बराबर नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसके बाद में यूनियन के बाद में आगे अपन बात करते हैं इन्हीं संख्याओं के बारे में। तो आगे अपनी संख्या आती है नाम लिखा समपूर्णांक संख्याएं। देखो समपूर्णांक संख्याओं की बात करें इवन इंटीजर नंबर्स। देखो समपूर्णांक क्या है, समपूर्णांक की हम जैसे परिभाषा पढ़ते थे कि जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है उसको सम कहते हैं और नहीं जाता है वो भी सम कहते हैं। बिल्कुल सही है, कहीं गड़बड़ नहीं है। पर अब थोड़ा सा अपन को ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि समपूर्णांक संख्याओं के इकाई अंक क्या होता है, ठीक है, या आपसे पूछे इकाई अंक का रूप क्या होता है। देखो दोनों ही क्वेश्चनों को ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इकाई अंक क्या होता है। तो देखो कि इकाई अंक होता है वो आपके पास होते हैं 0, 2, 4, 6 और 8, ये इसके इकाई अंक होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। आपसे पूछ ले कि सम संख्याओं के इकाई अंक क्या होते हैं, सम पूर्णांकों के, ये बात ध्यान में रखना। इसके बाद में इकाई अंक के बाद में कि भाई इकाई अंक होता है 0, 2, 4, 6, 8 होता है। जैसे उदाहरण के लिए आज मान लो एक बड़ी सी संख्या लिखी हुई है, अब आपको इतनी बड़ी है, अब आप वो छोटी वाली बातें करते थे कि 2 का पूरा पूरा भाग, तो यहाँ भाग देके थोड़ी देखेंगे, यहाँ अपन भाग नहीं देखें, यहाँ सीधा आप अंक देखोगे कि अंक इकाई का अंक कितना है 6, तो अपन कह देंगे वो कौन सी संख्या है, सम संख्या। इस बात को ध्यान में रखना। इसके बाद में अब इसको रिप्रेजेंट जो किया जाएगा वो ई से किया जाएगा। अब दोनों तरफ से चलता रहेगा, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 और ये चलता गया। मैंने सम पूर्णांक लिखा इसलिए पूर्णांक लेने हैं, धन के ऋण के दोनों। अब सम पूर्णांक के बाद में अगला हमारे पास आएगा विषम पूर्णांक। ऑड नंबर्स। देखो ऑड नंबर्स की बात करें तो ऑड नंबर्स का जो इकाई अंक होगा वो इकाई अंक हमना क्या होगा, देखो 1, 3, 5, 7, 9 ये अंक होने चाहिए। अगर ये अंक होते हैं तो वो संख्या विषम पूर्णांक होगी, और ऊपर वाले अंक होते हैं तो वो अपने पास क्या होगी, सम पूर्णांक। अब जैसे मान लो उदाहरण के लिए इसका कोई लंबा चौड़ा उदाहरण लिखा कि 3, 4, 5, 2, 7, 6, 3, आपने देख लिया कि इसका इकाई अंक कितना आ गया 3, तो ये अपने पास हो गया विषम पूर्णांक। अब इसको दर्शाते किससे हैं कि ओ से, तो ओ लिखा, नंबर लिखे इधर से, तो -3, -1, फिर 0 तो आएगा नहीं, 1, 3, 5 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपके विषम पूर्णांक। अब आप एक बात देखो कि सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक का अगर यूनियन निकाले, जैसे अभी निकाला था पीछे, देखो पीछे देखा आपने
कि इसका यूनियन निकाला तो जेड आया कि नहीं आया। ऐसे कैसे, जब अब सम और विषम का यूनियन निकालें कि ई यूनियन ओ करें कि सम पूर्णांकों की संख्या और विषम पूर्णांकों की संख्या का अगर यूनियन करें तो आप देख रहे हो सारी संख्या आ रही है, कोई भी संख्या पीछे नहीं बढ़ रही है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर माइनस वाली सारी आ रही है। तो सारी की सारी आप देख रहे हो क्या प्राप्त हो रही है, जेड। क्या हो रही है, जेड। आपसे पूछ ले कि सम पूर्णांक संख्याओं और विषम पूर्णांक संख्याओं का अगर सम्मिलन किया जाए या संग किया जाए तो बताइए कौन सी संख्या प्राप्त होती है, तो आपको प्राप्त होती है पूर्णांक संख्याएं। ऐसा कुछ ना आपके सामने बन सकता है, ये बात ध्यान रखें कि दोनों ही संख्याओं का अगर संग किया जाए, मतलब यूनियन बनाया जाए, सम्मिलन किया जाए, तो आपको जेड प्राप्त होता है। अब ये तो बात हो गई। इसके बाद में बात यह आई कि भाई 0 को सम के अंदर क्यों डाला, विषम के अंदर क्यों नहीं डाला। ठीक है भाई, परिभाषाओं की बात करें, जब इकाई अंकों की बात हुई थी तो इकाई अंकों की बात की थी तो आपने देखा कि आधे आधे होते हैं कि भाई आधे सम आधे विषम हो गए, तो 0 तो एक बेचारा अलग ही हो गया। तो ये 0 सम इज क्यों है, विषम क्यों नहीं है, इसका थोड़ा रीजन देखिए। कि शून्य सम क्यों, मतलब शून्य है वो सम क्यों, विषम क्यों नहीं है, ऑड क्यों नहीं हुआ। तो इसका रीजन क्या है, देखो कि आज अपन कोई भी दो सम संख्या लेते हैं कि दो सम संख्याओं का अंतर सम संख्या होता है। कैसे, देखो कि आपने एक सम संख्या ली जैसे 14 और एक सम संख्या ली 8, दोनों को आपने घटाया 6 आया सम। ठीक है, आप अगर दो विषम संख्या लेते हो तो दो विषम संख्याओं का अंतर आप देखोगे क्या आएगा, सम संख्या होता है। कैसे, देखो कि आपने मान लो एक विषम संख्या लिखी 11 और एक विषम संख्या लिखी 7, आपने घटाया क्या आया, सम। तो चाहे दो सम घटाओ चाहे दो विषम घटाओ, हमेशा सम ही आता है। जैसे अपन अगर मान लो, अब जैसे मान लो ऐसा क्या करें कि अपन को 0 प्राप्त होए। भाई आपने यहां देखा कि अगर आपने इवन लिया, इवन में से इवन घटाया तो भी इवन आया, और ऑड में से ऑड घटाया तो भी इवन आया। ठीक है, अब अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए हम एक लेते हैं सेम संख्या, जैसे मान लो मैंने लिखा 4 और -4 किया। ठीक है, आप देखो कि इक्वल टू में जो आएगा वो क्या आएगा, आपको पता है इक्वल टू में आने वाला 0 है, मगर इस परिभाषा के हिसाब से क्या आ रहा, देखो परिभाषा क्या, सॉरी जो कोटेशन लिखा अपने, कि ये एक इवन नंबर है और ये भी एक इवन नंबर है, और जब दो इवन नंबर का अंतर किया जाता है तो सामने आने वाला जो भी होता है वो इवन होता है। तो इसके हिसाब से ये वाली संख्या क्या कहलाई, सम। इसके बाद में जब दो विपरीत लेवे, विपरीत मतलब सम की जगह विषम लेवे, जैसे मैंने 7 - 7 किया तो बराबर आएगा इधर भी 0। पर आपने नीचे वाली लाइन में क्या देखा कि अगर आपने ऑड लिया दूसरा भी ऑड लिया तो सामने ऑड नहीं आएगा, सामने आने वाला क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम घटाते हैं। देखो 11 में 7 गया 4 है तो सम आया, तो 7 में 7 दो विषम संख्याओं का अंतर भी क्या आ जाएगा, सम। तो इसलिए इस संख्या को क्या कहा जाएगा, सम। मतलब किसी सूरत में वापस विषम प्राप्त नहीं हुआ, चाहे दो सम का घटाया चाहे दो विषम का, आपको प्राप्त होने वाली संख्या हमेशा क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। इसलिए शून्य सम संख्या होती है। आपसे पूछे कि शून्य एक सम संख्या क्यों है, तो उसका रीजन यही होगा कि दो सम संख्याओं का अंतर या दो विषम संख्याओं का अंतर हमेशा एक सम संख्या आता है। अतः समान संख्याओं को घटाया जाए तो आप देखते हो शून्य आता है जो एक सम संख्या होगा। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। अब देखें आगे, इसके बाद में अपन इन संख्याओं के बाद में आगे बात करते हैं। जैसे हमारे को अभाज्य संख्या पढ़नी है, भाज्य संख्या पढ़नी है, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है हमारे सामने
गुणनखंड, ठीक है, जिसको अपन कहेंगे फैक्टर। देखो फैक्टर क्या है, गुणनखंड का मतलब ही हो गया गुणे में खंड। अब गुणे में खंड कैसे, जैसे गुणे में जो खंड लिखे जा सकते हैं, गुणे में खंड का मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा जैसे कहीं 5, तो आप 5 के गुणनखंड क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 5 लिख सकते हो इसको, या 5 इंटू 1 लिख सकते हो। मगर इसी की जगह अगर मान लो मैंने 6 लिख दिया, तो आप 1 इंटू 6 लिखोगे, 2 इंटू 3 लिखोगे, 3 इंटू 2 लिखोगे, और 6 इंटू 1 लिखोगे। मगर यही नंबर अभी 8 आ गया, ठीक है, तो 8 आ गया तो क्या करेंगे, देखो अगर 8 आ चुका है तो 8 के अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 1 इंटू 8 लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, उसके बाद में 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, फिर अपन क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 1 लिख सकते हैं। मगर यही नंबर आपके पास केवल 1 आ जाए तो 1 के फैक्टर 1 इंटू 1 ही होंगे। इस 1 को छोड़कर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके गुणनखंड कम से कम 2 से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा। आज 5 देके आपने 2 है, 1 के गुणनखंड कितने होते हैं, 1 कभी पूछ ले कि संख्या 1 के गुणनखंड कितने होते हैं, तो संख्या 1 का गुणनखंड 1 ही होगा, 1 इंटू 1। उसके अलावा कोई भी होगा तो न्यूनतम 2 गुणनखंड होंगे, इस बात को ध्यान रखना। मतलब एक इंपॉर्टेंट बात अपन को ध्यान रखनी है कि संख्या एक के अलावा सभी संख्याओं के गुणनखंड रूप न्यूनतम 2 होते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है कि संख्या 1 के अलावा कोई भी संख्या हो उसके न्यूनतम 2 रूप होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए आप ध्यान से भले कि इसके अलावा कोई भी नंबर लिया, देखो 1 को 1 इंटू 1 था, बाकी सारे जितनी भी संख्याएं थी उसके गुणनखंड के रूप मिनिमम 2 थे, 1 इंटू 5, 5 इंटू 1। फिर देखो ज़्यादा ही हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने कि संख्या 1 को छोड़कर अन्य किसी संख्या के गुणनखंड के न्यूनतम रूप कितने होते हैं। जैसे ऑप्शन दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 जो भी दे दिया, तो याद रख लेना कि मिनिमम कितने होते हैं, 2 होते हैं। इतना ही पढ़ेंगे आज, पहले कोई क्लास डिस्टर्ब हो गई थी इस वजह से, आगे की क्लास अपन कर लेंगे। थैंक यू।